चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाला गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा का एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्रण 3.1 अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसा आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनी बल बहिर्जनी बल। अंतर्जनी बल में आकस्मिक बल पटल विरूपण, आकस्मिक बल भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन। पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनी बल अपरदन और निक्षेपण, नदी बहता जल पवन समुद्री तरंग हिमनदी। शब्दावली स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्वतीय में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटे कठोर आसमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। क्या आप जानते हैं एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंड पानी को परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी उन्हें इसी प्रकार गति करता है। ज्वालामुखी भूपर्वतीय पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 एंडो अंतः एक्सो बाह्य जेनिक उत्पत्ति एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्वतीय के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के बाहर गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है।
मेंटल परपट्टी, मैग्मा कोस्ट, निकास, वेंट, लावा, क्रेटर्स, गैस व राख। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। क्रियाकलाप: एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। क्या आप देखते हैं जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तु आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उन कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती है? बी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उद्गम केंद्र: वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। प्लेट सीमा अधिकेंद्र: भूकंप तरंगे सभी दिशाओं से बाहर की ओर निकलते हैं। एक भूकंप की उत्पत्ति: यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों का उत्तेजन, सांपों का धरातल पर आना, गुजरात के भूकंप द्वारा विनाश। भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापना एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपलेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वो वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली और जिसका तीव्रता 7 अथवा अधिक होता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। क्रियाकलाप: एक भूकंप के पश्चात
समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। 2. कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनमें से दूर रहे आगे वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीरें फ्रेम से। पहले से तैयार रहे। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाइए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। भूकंप एक वास्तविक अध्ययन। भुज के भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को जो भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाली भीषण भूकंप, शहर में आग, चारकोल एवं अघटनीय के प्लेट के कारण अनेक स्थानों पर आग। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षक की मौत की आशंका है। भुज की तबाही। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो यह जल प्रपात बनाती है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह मोड़ाधार मार्ग पर बहने लगता है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़े को विसर्प कहते हैं। इसके बाद
विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू आ जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे छाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगता है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीना मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अस्वाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उपस्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, बाढ़ का मैदान, तटबंध, विसर्प, छाप झील। क्या आप जानते हैं विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नाइग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नायग्रा जलप्रपात आओ कुछ करके सीखे। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती हो जाती है, जिनके वितरित कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरित अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये मुख्य नदी है वितरिक और ये है डेल्टा। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक। समुद्री तरंगे के कार्य। समुद्री तरंगे द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनके समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्रमुख कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अस्वाद जमा कर समुद्र कुलीन का निर्माण करता है। हिमनद जिसे ग्लेशियर भी बोलते हैं। हिमनद के कार्य।
हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने में उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल रेत अथवा तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करता है। बालो टिब्बे। पवन के कार्य। क्या आप कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बी के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग का अपेक्ष निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसा शैल के आधार संकरण एवं शीर्ष वस्तु होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10। जब बारूकण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनके उठकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बारूकण वस्तुस्थ क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो इस लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं।